नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से ही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जो जीएस नाम का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। उसी में से जैसे कुछ सब्जेक्ट है, एक हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा स्टैटिक जीके में भी काफ़ी सारे पोर्शन आते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं इतिहास की, तो इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और उन्हीं 3 पार्ट की जब हम बात करते हैं तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक कालीन इतिहास। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इतिहास का जब कोई भी पोर्शन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में ही बात की जाती है। विश्व इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बाई चांस कभी पूछ लिया तो। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, तो इनमें इतिहास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन हम प्री की बात ना करें तो मेंस में भी काफ़ी सारा पोर्शन इसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट कोई भी एग्ज़ाम में अपना बहुत सारा वेटेज रखता है, ठीक है। और वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो वनडे एग्ज़ाम में कम ही क्वेश्चन आते हैं इतिहास से, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में वनडे एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं इतिहास की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और उन्हीं 3 पार्ट में से पहला पार्ट हमारा हो जाएगा, खास तौर पर दोस्तों हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में ही, तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि पहला पार्ट हमारा होगा प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। वहीं दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा मध्यकालीन भारत। वही हम तीसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो तीसरा पार्ट हो जाएगा आधुनिक भारत, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 4 पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा प्राचीन भारत, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। और जब हम चौथे पार्ट की बात करते हैं तो चौथा पार्ट हो जाता है दोस्तों समकालीन भारत का इतिहास या समकालीन इतिहास। जैसे कि हम समकालीन इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं कि जब लगभग पूरे विश्व के काफ़ी सारे देशों ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, या लगभग सभी देशों ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शीत युद्ध में मुख्य 2 शक्तियाँ थी, ठीक है। उन शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति हो जाएगी अमेरिका, दूसरी शक्ति हो जाएगी यूएसएसआर, ठीक है, वर्तमान रशिया के रूप में देखा जा सकता है। तो उन्हीं के बीच में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो उस शीत युद्ध को जब हम पढ़ते हैं तो समकालीन इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। वही हम बात करें गुट निरपेक्षता आंदोलन की, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समकालीन इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। वही हम बात करें कि भारत का आर्थिक सुधार और भी कई प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, समकालीन इतिहास के अंतर्गत। आइए तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों पार्ट की बात करें तो इन तीनों पार्ट में जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल से लेकर
जब राजपूत राजवंश की उदय हो रही थी, या कह सकते हैं कि भारत में राजपूत शक्तियाँ अपना विस्तार कर रही थी, नवीन राजपूत राज्यों का उदय हो रहा था। ठीक है, तो इस बीच की सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिएगा, जब राजपूत राजवंश का उदय हो रहा होता है उसी समय कह सकते हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है, तो अरबों का आक्रमण जब हुआ था उस समय कह सकते हैं कि भारत में मध्यकालीन इतिहास का आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि मध्यकालीन भारत का इतिहास की जब बात करते हैं हम, तो कह सकते हैं कि अरबों के आक्रमण के समय से लेकर जब भारत में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि मराठों का उत्कर्ष हो रहा था, कह सकते हैं कि उसी समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य अपना विस्तार पूरे भारत में करने लगा था। तो इनके बीच की सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसी समय देख सकते हैं कि जब मराठों का उत्कर्ष हो रहा था तो इस समय भारत पे जो मुगल एम्पायर के प्रमुख थे, या कह सकते हैं कि जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? औरंगजेब। इनका शासनकाल कब तक रहा दोस्तों? 1707 तक था। ठीक है, तो इस बीच की घटनाओं को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। या फिर हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? औरंगजेब था। वही जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो औरंगजेब के पश्चात जो मुगल बादशाह बनता है वो कौन था दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल से लेकर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक की सभी घटनाओं को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? आधुनिक भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों कि इतिहास को हमने मेन रूप से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उन 3 पार्ट की हम बात करते हैं तो पहला पार्ट कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा मध्यकालीन भारत, वहीं तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत। ठीक है, और वहीं प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत की सभी घटनाओं का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब भारत में राजपूत राजवंश का उदय हो रहा था या उत्कर्ष हो रहा था, तो यहाँ तक की सभी घटनाओं को हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं अरबों के आक्रमण से लेकर मराठों के उत्कर्ष तक की सभी कहानियों का अध्ययन हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत करेंगे। वहीं हम आधुनिक भारत की यदि बात करते हैं तो बहादुर शाह के शासनकाल से लेकर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक, या यूँ कह सकते हैं कि 1947 तक की सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों? आधुनिक भारत के अंतर्गत। वहीं मैंने आपको चौथा पार्ट और बताया था कि कुछ विद्वान इतिहास के 4 पार्ट मानते हैं, तो उसमें चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों समकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, इनके प्रवर्तक मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। वही हम इसी दौर में क्या पढ़ते हैं? शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। इसी दौर में हम क्या पढ़ते हैं? भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ते हैं, और भी कई सारी घटनाओं का अध्ययन समकालीन इतिहास के अंतर्गत हम करते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इतिहास के पहले पार्ट की, जो कि हमारा क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास, अब आप इस संदर्भ में देखिएगा कि यहाँ एक शब्द आया भारत। तो भारत कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम है। इसका मतलब हमारे देश का नाम भी कहीं से आया होगा, किसी ने दिया होगा, या कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों के द्वारा ही रखा गया होगा। ठीक है, तो जब हम देश के नामकरण की बात करते हैं, पहली बात हमारी वही होगी देश का
नामकरण। ठीक है, तो जब हम देश के नामकरण की बात करते हैं तो भारत का जो पहला नाम मिलता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम नाम है, ठीक है, प्राचीनतम नाम क्या होगा भारत का? आर्यवर्त। और आर्यवर्त कैसे पड़ा है दोस्तों? तो आर्यवर्त मुख्य रूप से पड़ा हुआ है आर्यों के आगमन के कारण। किसके कारण दोस्तों? आर्यों के आगमन के कारण, जो कि लगभग 1500 BC, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले आर्य जो है भारत में आए थे और भारत में ही निवास करने लगे थे। तो उन्हीं के निवास स्थान होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश को आर्यवर्त कहा गया है। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं आर्यों की, तो आर्य मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? मूल रूप से कहाँ के निवासी थे दोस्तों? मध्य एशिया के। ठीक है, मध्य एशिया की बात करें तो वर्तमान में जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता था? मध्य एशिया। और या फिर कह सकते हैं कि ये जो देश आते हैं मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा, मध्य एशिया से जब आर्य भारत आए, ठीक है, तो भारत आए तो भारत के कौन से पार्ट में आएंगे? उत्तर पश्चिमी पार्ट में। अब उत्तर पश्चिमी पार्ट की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान था, यहाँ कहीं एक देश, वर्तमान का एक देश है पाकिस्तान। तो सबसे पहले आर्य यहाँ आए तो यहाँ बहुत ही फेमस नदी बहती थी, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? सिंधु। और सिंधु की सहायक भी कई नदियाँ थी। तो इस वाले क्षेत्र को जो आर्यों ने नाम दिया वो क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश। अब देखिएगा दोस्तों कि जब आर्य भारत में आए तो आरंभ में तो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपना विस्तार भारत के बहुत सारे भूभाग में कर लिया था। लगभग कह सकते हैं कि वर्तमान जो भारत है, ठीक है, वर्तमान भारत की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं 45 से 50% भाग को इन्होंने अपने अंतर्गत ले लिया था। अब देखिएगा, उसी पार्ट की बात करें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, और पश्चिम में हम कह सकते हैं अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में हम कह सकते हैं पश्चिमी गंगा तट तक। तो इतने सारे क्षेत्रों में आर्यों ने अपना निवास स्थान बना लिया था, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इतने सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आर्य लोग निवास करने लगे थे। तो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? आर्यावर्त। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में पूरे भारत को ही हम किस नाम से जानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम नाम मिलता है वो आर्यावर्त नाम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे दोस्तों कि जो भारत का प्राचीनतम नाम है वो नाम होगा आर्यावर्त। ये किसके कारण हुआ? आर्यों के आगमन के कारण, जो कि लगभग 1500 BC में आए थे। और ये कहाँ के निवासी थे? मूल रूप से मध्य एशिया के। हालांकि ये बात अलग है कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से बताते रहते हैं कि आर्य यहाँ के निवासी थे। जैसे कि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो उन्होंने कहा था कि आर्य हिमालय से आए थे। वही हम बात करें हिटलर की, तो हिटलर ने आर्यों को जर्मनी का निवासी बताया था। ठीक है, लेकिन इनके संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, या फिर कह सकते हैं कि जो मूल अवधारणा है, वो किसने दी है? मैक्स मूलर ने। और इन्हीं के मत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम और भारत के और अन्य नामों की बात करते हैं। तो अन्य नामों की बात करें तो आप लोग याद रखेंगे कि महाभारत काल में एक राजा हुआ करते थे पुरु। ठीक है, इन्हीं का एक पुत्र था राजा दुष्यंत। अब देखिएगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस है। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को बताया है। तो जो महाराजा थे या राजा थे दुष्यंत, तो इनका विवाह होता है शकुंतला से, और इनसे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या था? राजा भरत। ठीक है, इन्हें ही भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है।
ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं आप कहानियाँ सुनते रहते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, जैसे कि हम बात करें महाभारत की या फिर कह सकते हैं रामायण की, तो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से अलग अलग राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट बताया गया है। लेकिन जो एक प्रकार से साक्ष्य मिलता है तो ऐसा माना गया है कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हुए थे भरत, ठीक है। तो इन्हीं यही एक प्रकार से भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ा था दोस्तों, भारत वर्ष, ठीक है। वहीं हम एक और बात करें जैन ग्रंथ की, ठीक है। तो लगभग काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे उनका नाम क्या था, ऋषभदेव। अब देखिएगा दोस्तों, ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, ठीक है। दूसरे पुत्र का नाम तो काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। इनका नाम क्या था दोस्तों, गोमतेश्वर, ठीक है। और एक प्रकार से जैसा कि आप जानते हो कि भारत की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, उनसे पहले या फिर कह सकते हैं कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण नहीं हुआ था तो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी थी, गोमतेश्वर की थी, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे और यहीं कहीं ना कहीं दूसरे तीर्थंकर भी हुए थे जैन धर्म के। तो इनकी जो मूर्ति है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। लेकिन इन्हीं के जो प्रथम पुत्र थे उनका नाम क्या था, भरत था। तो जैन ग्रंथ में ये बताया गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के जो प्रथम पुत्र थे भरत, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, भारत वर्ष। याद रखिएगा कि जो महाभारत काल में कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारत नहीं था बल्कि क्या बोला जाता था, इसे भारत वर्ष। वहीं जैन ग्रंथ में भी किस नाम का उल्लेख मिलता है, भारत वर्ष, ठीक है। तो पहला नाम आपको याद होगा कि आर्यावर्त, जो कि आर्यों के आगमन के कारण पड़ा, और दूसरा नाम कह सकते हैं भारतवर्ष। इसमें भी एक प्रकार से 2 अवधारणाएं प्रचलित है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र राजा भरत या भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। वहीं हम जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत वर्ष पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नामों की बात करते हैं। देखिएगा, अन्य नामों की बात करें तो भारत का एक और बहुत ही फेमस नाम मिलता है जिसे क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान। अब देखिएगा कि जब हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उससे पहले एक कहानी समझिएगा कि भारत में जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था, प्रथम विदेशी आक्रमण लगभग 3री शताब्दी में हुआ था। और जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया था, पर्शियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, पर्शियन के द्वारा, ठीक है। पर्शियन को ही हम क्या बोल सकते हैं, फारसी, ठीक है। अब देखिएगा कि जो प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था पर्शियन या फारसी के द्वारा किया गया था। अब उसमें भी जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, डेरियस ने किया था, या फिर इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कि जो पर्शियन थे या फारसी थे मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, ईरान के निवासी थे। अब देखिएगा जब प्रथम पर्शियन आक्रमण हुआ जो दारा प्रथम के द्वारा किया गया, जब एक प्रकार से कहाँ आए, भारत में आए। और भारत में कहीं ना कहीं कभी भी जब भी विदेशी लोग आएंगे, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया साइड से या एशिया के जो पार्ट से आएंगे तो वहाँ से भारत के उत्तर पश्चिमी पार्ट पर आएंगे। और यहीं पर एक नदी बहती है सिंधु। तो जो ईरानी है या पर्शियन या फिर आप बोल सकते हैं फारसी, तो इन्होंने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा दोस्तों, इंदु नदी के नाम से। अब देखिएगा इंदु नाम से पुकारने का कारण ये भी है कि जो फारसी लैंग्वेज है या जो पर्शियन लैंग्वेज है तो इसमें स का उल्लेख कहीं भी नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने सिंधु को किस नाम से पुकारा, इंदु के नाम से, ठीक है। और इसके पार जो क्षेत्र था या इसके आसपास जो भी क्षेत्र था इसे ही इन्होंने किस नाम से पुकारा दोस्तों, हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। और हिंदुस्तान का ही एक प्रकार से बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं, या हिंदुस्तान को ही बाद में क्या बोला गया दोस्तों, हिंदुस्तान बोला गया, ठीक है।
अब देखिएगा एक और बात आती है कि भारत को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि क्या नाम होगा दोस्तों, इसका नाम होगा इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि भारत को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिया नाम कैसे पड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, फारसी लोगों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा। लेकिन जब हम द्वितीय आक्रमण की बात करते हैं तो द्वितीय आक्रमण किया गया विश्व विजेता सिकंदर के द्वारा। ठीक है, जो कि एक प्रकार से कहाँ का निवासी था, यूनान का, या इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीक का निवासी था। ठीक है, सिकंदर महान सभी लोग जानते होंगे कि एक प्रकार से विश्व विजेता था और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को जीतते हुए आखिरी समय पर ये कहाँ आया था, भारत पर आया था। और उस समय भारत पे जो शासन हुआ करता था, घनानंद का शासन हुआ करता था, और सिकंदर को भारत से बाहर भेजने में एक प्रकार से चाणक्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, इसी के बारे में और जानते हैं। अब देखिएगा कि जो इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो देखिएगा दोस्तों कि जो सिकंदर ने भी जब भारत पर आक्रमण किया था तो कहीं ना कहीं ये किस नदी के पास आया था, सिंधु नदी के पास। ठीक है, अब देखिएगा इसी सिंधु नदी को इन्होंने क्या बोला था, या यूनानी लोगों ने क्या बोला था, इंडस नदी बोला था। तो इसी इंडस नदी के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा दोस्तों, इंडिया। ठीक है, तो इतनी बात याद रहेगी। अब एक और बात आती है कि भारत का ही एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है, जम्बू द्वीप। और जो जम्बू द्वीप नाम मिलता है कहीं ना कहीं भारत का महान सम्राट अशोक के अभिलेखों से भारत का नाम क्या मिलता है दोस्तों, जम्बू द्वीप। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेख है इसको एक प्रकार से 1837 में पढ़ा गया, और पढ़ने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने जब इसके अभिलेख को पढ़ा, उससे पहले ऐसा माना जाता था कि सम्राट अशोक एक प्रकार से कहाँ का निवासी था, श्रीलंका का निवासी था। तो दोस्तों भारत का जो नाम है जम्बूद्वीप कैसे पड़ा, या जम्बूद्वीप जो नाम मिलता है भारत का, ये हमें कहाँ से मिलता है, अशोक के अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, और इनकी खोज सबसे पहले किसने किया था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और कहीं ना कहीं अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो यही लिपि को पढ़ने का काम सबसे पहले किया किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने। और इससे पहले जो अशोक महान को ये माना जाता था कि अशोक जो था श्रीलंका का कोई महानतम शासक था और जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भारत आया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके इस लिपि को पढ़ने से पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अशोक जो है हमारे देश का शासक है, इतना महान शासक। तो याद रखेंगे जम्बूद्वीप कहाँ से मिलता है हमें, अशोक के अभिलेख से। ठीक है, और नाम की यदि हम बात करते हैं या और भी देखें तो एक प्रकार से मनुस्मृति में एक नाम का उल्लेख मिलता है जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रह्मवर्त। ठीक है, और ब्रह्मवर्त जो नाम मिलता है हमें जिस क्षेत्र का मिलता है, उस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, सरस्वती नदी से दृष्टि नदी के बीच में हुआ करता था। और वर्तमान में इसी पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के नाम से। आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वो क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मवर्त। तो हमने भारत के नाम को देखा और भारत के नाम की बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम नाम हमें मिलता है आर्यावर्त, जो कि आर्यों के आगमन के कारण पड़ा था। उसके बाद हमें मिलता है भारत वर्ष नाम, जो कि महाभारत काल में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर। वहीं जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में भी भारत वर्ष नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े बेटे भरत के नाम पर भारत का नाम भारत वर्ष पड़ा था। वही हम बात करें हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया था। और वही हम बात करें इंडिया की तो इंडिया यूनानियों ने दिया था। और जम्बूद्वीप अशोक के शिलालेखों से या अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ था। वही हम बात करें मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त,
जो कि हरियाणा का प्राचीन नाम है। और यह क्षेत्र सरस्वती से लेकर द्रजदती नदी के मध्य में फैला हुआ है। एक और नाम याद रखेंगे दोस्तों कि भारत को एक और नाम इनतू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इनतू। और आपको जैसा ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये किसने नाम दिया होगा? चीनी यात्रियों के द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा? भारत का नाम। अब देखते हैं हम भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। अब देखिएगा दोस्तों, स्रोत देखने से पहले एक बात समझिएगा कि जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैंने इतिहास लिखा होगा? ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगी। वही हम बात करें कि जिन लोगों ने भी भारत का इतिहास लिखा है, तो कहीं ना कहीं उस समय तो वो जीवित नहीं रहे होंगे। जैसे कि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो उस काल में तो लिपि वगैरह थी नहीं, तो कैसे पता चला कि उस समय के लोग ऐसा रहते थे, ऐसा अपना जीवन निर्वाह करते थे। वही बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय जो लिपि लिखी गई थी उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, तो फिर पता कैसे चला कि यहाँ के लोग ऐसे रहते थे? ठीक है, तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों कि भारत के नाम के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। और न केवल भारत के इतिहास के पूरे विश्व के इतिहास को जानने के यही स्रोत होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखते हैं? इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिएगा, इतिहास को जानने के स्रोत को मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब मैं पहले पार्ट की बात करता हूं, तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उस समय पर जो भी ग्रंथ लिखे गए या जो भी चीज़ें लिखी गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसी रूप में हमें मिल जाती है, उनकी भाषा को पढ़ा गया। जैसे कि हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह। तो इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर उस समय के समाज की जानकारी, उस समय के रहन सहन की जानकारी और भी चीज़ों की जानकारी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो फिर इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अलग अलग पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला पार्ट होगा धार्मिक स्रोत। अब देखिएगा, पहला पार्ट क्या होगा दोस्तों? धार्मिक स्रोत। तो आप एक चीज़ खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि दूसरा स्रोत अपने आप में क्या हो जाएगा? गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, और वहीं तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं तो उस समय जो भारत में विदेशी यात्री आ रहे थे या फिर विदेशी छात्र आ रहे थे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या भारत घूमने के लिए, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति को जानने के उत्सुक लोग कहाँ आ रहे थे? हमारे देश में। तो उन्होंने भी यहाँ की समाज और संस्कृति को लेकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा जो स्रोत होगा वो क्या होगा दोस्तों? विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हमने साहित्यिक स्रोत को भी पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होगा धार्मिक स्रोत, दूसरा होगा गैर धार्मिक स्रोत, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेशी यात्रियों का विवरण। अब एक और चीज़ देखिएगा कि पुनः हम धार्मिक स्रोतों को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उन्हीं अलग अलग पार्ट की हम बात करें तो पहला हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों से हमें सबसे ज़्यादा जानकारी किसकी मिलती है? वैदिक काल की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वहीं दूसरा क्या हो जाएगा सर? बौद्ध साहित्य या फिर कह सकते हैं बुद्ध साहित्य। ठीक है, जैसे कि त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन साहित्य।
तो इनसे भी हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? भारत के इतिहास की। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो सबसे पहले किसको जानना होगा? हमें अभिलेख को। ठीक है, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें किसके मिले हैं? महान सम्राट अशोक के, और उन्हीं के अभिलेख में कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम हमें क्या मिला हुआ है? जम्बू द्वीप। वहीं दूसरी बात करें हमें कि सिक्के भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि भारत में एक महान सम्राट हुआ था समुद्रगुप्त। कहीं ना कहीं उसको क्या बोला जाता था? भारत का नेपोलियन, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हालांकि ये बात गलत है कि हम समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध हारा नहीं था, और वहीं नेपोलियन अपने समय में कई युद्ध में पराजित भी हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा सिक्के की जब हम बात करें तो समुद्रगुप्त के समय पे जो सिक्के चलाए जाते थे तो उस पर वीणा वादन करती हुई माँ सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी रहा होगा। ठीक है, वहीं से हमें एक बात और पता चलती है कि भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या होगा? वीणा। अब वहीं तीसरी बात हम करें दोस्तों, तो तीसरी बात जो हमें प्राचीन काल की मूर्तियां प्राप्त होती है तो वो भी कहीं ना कहीं इतिहास को जानने का स्रोत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यदि बात करूं मैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमें क्या मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे मातृ देवी की उपासना करते थे। उसी स्थल पर हमें क्या मिला हुआ है? एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। तो वहाँ से हम ये बात भी तो बोल सकते हैं कि उस समय का समाज एक प्रकार से मनोरंजन के रूप में नृत्य का उपयोग करता था, या कहीं ना कहीं नृत्य में विशेष रुचि रखता था। वहीं हम एक और चीज़ देखें कि जो उस समय सिक्के चलाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के समय, तो उसमें कह सकते हैं कि एक सींग वाले पशु की आकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस काल के लोग उसे पूज्य मानते हो। एक और चीज़ देखिएगा कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि उस समय पर लोग जो है भगवान शिव की आराधना करते रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ जो है या पशुपति देव भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है। उस समय एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं कि वहाँ लोग स्नान करने जाते थे। एक और इतिहास को जानने का स्रोत में एक और हो जाएगा दोस्तों, जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूँ जीवाश्म की, या इन्हें ही एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अवशेष बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरी कि जो हमें मानव कंकाल के या फिर मानव के जो शारीरिक अस्थि वगैरह जो हमें मिली है, सबसे पुरानी अस्थि अफ्रीका के क्षेत्र में मिली है। तो हम उससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो मानव का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ होगा? अफ्रीका वाले क्षेत्रों में हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में कंगारू मिलते हैं या कंगारू के अवशेष मिलते हैं। तो उससे हम दिमाग लगा सकते हैं कि कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया होगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नर्मदा घाटी क्षेत्र में सबसे पुराने मानव के अवशेष मिले हैं। तो हम उससे भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानवीय सभ्यता का जन्म नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं जो जीवाश्म है या अवशेष है, ये भी इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें
इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत में एक और चीज़ जो हमारे सामने निकल कर आती है वो होगा स्मारक। जैसे कि यदि मैं स्मारक की बात करूं तो हमारे देश में ही बहुत ही महान इमारत बनी हुई है जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। वही हम बात करें दिल्ली के लाल किला की, तो इन चीज़ों को देखकर हम शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्मारक भी इतिहास को जानने के स्रोत में शामिल किए जा सकते हैं। एक और चीज़ आती है दोस्तों स्मारक के अलावा, मोहरे। ठीक है, मोहरे कहने का मतलब कि जैसे हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो उस समय में कुछ मोहरें चलती थी और उन मोहरों का उपयोग कहीं ना कहीं जो सामान की पैकिंग की जाती थी उन पर सील लगाने के लिए किया जाता था। ठीक है, जिससे इस बात का पता चलता था कि ये सामान जो है इस विशेष क्षेत्र से आया है। जैसे हम कह सकते हैं कि मिस्र के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई है, तो इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्र और भारत का जो सिंधु घाटी का क्षेत्र था ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और यही नहीं कि जब व्यापारिक रूप से या जो व्यापारिक मोहरें मिली है तो उससे हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या चलता रहा होगा, व्यापार चलता रहा होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, इतिहास को जानने के स्रोत। एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि जब हम इतिहास को जानने के स्रोत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुनः हम साहित्यिक स्रोत को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में पहला क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, पहला हो जाएगा धार्मिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक स्रोत और तीसरा हमारा हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अब देखिएगा कि धार्मिक स्रोत को पुनः हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन साहित्य। ठीक है, तो चलिए इतनी बातों के बाद हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत में पहला हो जाएगा अभिलेख, दूसरा हो जाएगा सिक्के, तीसरा हो जाएगा मूर्तियाँ, चौथा हो जाएगा जीवाश्म, पांचवा हो जाएगा स्मारक और छठवां क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहरे। ठीक है, अब क्रमशः हम इन चीज़ों का शॉर्ट में देखेंगे और फिर उन्हीं चीज़ को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि हम शॉर्ट में निपटा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों का नॉलेज लेते हुए या डीप स्टडी करते हुए चलेंगे।